हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप प्रसाद और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस के बारे में कि कैसे हम ऑफेंसेस को इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल एंड कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज इन ऑफेंसेस के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इन ऑफेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं द इंडियन पिनल कोड की, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता द्वारा, जहां पे हमें यह बताया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर एक्ट कब अपराध की श्रेणी में गिना जाता है, जिसके लिए हमें एक पनिशमेंट इम्पोज कर दी जाती है, यानी कि जो सजा है वो निर्धारित कर दी जाती है। जब ये पूरा प्रोसेस या पूरी डेफिनेशंस पर्टिकुलर एक एक्ट में डिफाइन कर दी जाती है, जहां पे अपराध की कैटेगरी और उससे रिलेटेड जो सजा है वो बता दी जाती है, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, जो कि हमें यह बताता है कि कब किसी पर्टिकुलर अपराध के लिए अरेस्ट किया जाएगा और कैसे अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद उस पर कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस पर जो कानूनी मुकदमा है वो किस तरीके से चलाया जाएगा। और जो इन सब प्रोसेस को हमें बताता है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। बिना साक्ष्य के कभी भी कोई केस पूरा नहीं होता। तो यहां पे अब हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट के बारे में, जिसको रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एलिमेंट हमको मिलते हैं उसको हम कहते हैं एविडेंस। इस एविडेंस की एडमिसिबिलिटी जो होती है कोर्ट में, वो कैसे निर्धारित की जाती है कि कोई भी एविडेंस जो है वो कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। उसकी रेलेवेंसी, यानी कि वो पर्टिकुलर एक्ट से या वो पर्टिकुलर ऑफेंस से किस तरीके से रिलेट करता है, उसको किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, ये भी हमें कहाँ बताया जाता है, एविडेंस एक्ट में। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भारतीय न्याय संहिता को हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, तो फिर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्या कहेंगे? ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफेंस की। कोई भी पर्टिकुलर एक्ट कब अपराध की कैटेगरी में आता है? जब उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। सबसे फॉरबिटन बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ। जब कोई लॉ किसी पर्टिकुलर एक्ट को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है और उसके लिए एक पनिशमेंट निर्धारित कर देता है, तो वो बन जाता है हमारा अपराध। अब अपराध की यहाँ पे दो कैटेगरी मैंने डिफाइन की है, जो कि आपको समझाने के लिए की गई है। एक सीरियस और एक लेस सीरियस, यानी कि गंभीर और अगंभीर अपराध। गंभीर अपराध हमारे पास होता है मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डेकॉइटी, टेररिज्म, अटेम्प्ट टू मर्डर और ड्रग ट्रैफिकिंग। ये जो अपराध होते हैं ये कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें माइनर क्राइम्स की, जैसे कि सिंपल हर्ट, पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन, ट्रेसपास, असॉल्ट, ये जो अपराध होते हैं ये नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल एंड कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। अब ये जो टर्म्स हमने यहाँ पे देखी है, कॉग्निजिबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल, ये क्या चीज होती है, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की, यानी कि संज्ञ और असंज्ञ अपराध के बारे में। जो हमारे कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं ये संदिग्ध प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग। ये जो सब हमारे अपराध हैं, इनके बारे में जैसे ही पुलिस को पता चलता है वो विदाउट वारंट अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे उनको किसी भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट की वारंट की जरूरत नहीं पड़ती अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। जो हमारे दूसरे ऑफेंसेस होते हैं, जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं, ये कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस, सिंपल हर्ट। यहाँ पे जो हमारी पुलिस होती है ये विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती और जो उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है वो स्टार्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे पुलिस को जो है
मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की परमिशन लगती है अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। जो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ये हमारे एफआईआर से स्टार्ट हो सकते हैं। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसके बिहाफ पे भी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जो हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं यहाँ पे हमको कंप्लेन करानी पड़ती है। बिना कंप्लेन के कोई भी इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट स्टार्ट नहीं की जा सकती। चलिए अब बात करते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, यानी कि जमानत और अजमानती अपराध के बारे में। जो हमारे बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ये माइनर ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि माइनर थेफ्ट, पब्लिक न्यूसेंस और सिंपल हर्ट, जहां पे जो एक्यूज है ये बेल की मांग कर सकता है एज अ राइट। वो अपने अधिकार के तौर पे जमानत की मांग कर सकता है। और ये जो जमानत है ये उसको कौन देता है? ये देता है पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट उसको ये जमानत दे देता है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, तो ये हमारे संदिग्ध प्रकार के जो अपराध हैं उनके लिए यूज होता है, जैसे कि मर्डर, रेप, डाउरी डेथ। और यहाँ पे जो बेल का प्रोविजन है वो एज अ राइट नहीं होता। वहां पे जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर एक्यूज को जमानत देनी है या नहीं देनी है। लेकिन ये जो जमानत दी जाती है वो कुछ फैक्ट को कंसिडर करके दी जाती है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला जो हम देखते हैं वो देखते हैं अपराध की गंभीरता को, कि हमारा जो अपराध एक्यूज ने किया है वो किस प्रकार का है। दूसरा हम ये देखते हैं जो एक्यूज है वो बेल पे बाहर निकल करके उस अपराध की जो ट्रायल है, उस अपराध की जो कानूनी प्रक्रिया है वहां पे तो कोई बाधा नहीं डालेगा। और जो तीसरा है हम ये देखते हैं कि जो उस अपराध से जुड़े हुए सबूत हैं, जो एविडेंसेस हैं, क्या उस पर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी तो नहीं होगी। अगर ये सब चीज कंसिडर की जाती है तो ही कोर्ट उसको जो है बेल ग्रांट करता है, अदरवाइज बेल ग्रांट नहीं होती है। जो हमारे बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं यहाँ पे जो पनिशमेंट का जो प्रोविजन है वो 3 साल से कम का है। बेलेबल ऑफेंसेस में 3 साल से कम की पनिशमेंट दी जाती है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में 3 साल से ऊपर की सजा सुनाई जाती है, जैसे कि लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ। चलिए अब बात करते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में। देखिए जो हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं ये वो टर्म है जो माइनर ऑफेंसेस के लिए यूज होता है। जो असंदिग्ध अपराध होते हैं वहां पे ये ज्यादा यूज होता है, जैसे कि अडल्ट्री, डिफेमेशन, हर्ट। यहाँ पे जो है हमारे पास सेटलमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज का एक ऑप्शन होता है। ये सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? जो दोनों पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, या तो विद कोर्ट और विदाउट कोर्ट की कंसेंट से ये कॉम्प्रोमाइज अवेलेबल होता है। जो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वहां पे देखा जाता है जहां पे संदिग्ध अपराध मौजूद होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग। ये जो संदिग्ध अपराध है ये यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे जो जजमेंट पास किया जाता है वो ट्रायल के थ्रू ही किया जाता है और यहाँ पे कोर्ट ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से उसको जजमेंट दी जाए, किस तरह से उसका जजमेंट किया जाए। कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पे प्राइवेट कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। जो हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं यहाँ पे दोनों पार्टी डिसाइड करती हैं कि हमको कॉम्प्रोमाइज करना है। लेकिन जो हमारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वहां पे अगर विक्टिम चाहे केस से विड्रॉल करना या केस को विड्रॉल करना तो वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहां पे स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक उस केस का पूरा ट्रायल खत्म ना हो जाए वो केस बंद नहीं किया जा सकता। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो डाउट चल रहे होंगे कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को लेकर के, वो होप क्लियर हो चुके होंगे और आप अपने दोस्तों को भी उसको क्लियर तरीके से बता पाएंगे। अगर ऐसी ही मोर नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें।